हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारी चल रही थी यूजीसी नेट की पेपर 1 की क्लास, जिसमें मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करा रही हूँ। तो मैंने यहाँ 2 क्लासेस आपको दे दी है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूजीसी नेट पीवाईक्यूज के नाम से पेपर 1 के। और अब हम यहाँ करने वाले हैं तीसरी क्लास। तो आज भी हम 10 to 15 मिनट्स में 10 to 15 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। जितनी भी लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं ये सभी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। यहाँ पे किसको प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट नहीं कहा गया है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो वही मैं वहीं से रिवीजन आपको कर रही हूँ। तो SO2 को यहाँ पे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट यहाँ पे नहीं है ये, ठीक है। सबसे कम यानी कि एयर पॉल्यूशन SO2 फैलाता है। CO, O3 और NO में ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे 131, जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैट जीपीटी इज एन AI चैट बॉक्स डेवलप्ड बाई OpenAI। आप सबको पता है जो चैट जीपीटी है वो एक AI चैट बॉक्स है और किसने डेवलप किया, OpenAI ने। एंड वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2022 और 2022 नवंबर में इसको लॉन्च किया गया। व्हाट डज चैट जीपीटी स्टैंड फॉर। चैट जीपीटी का मतलब क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर का है, आप ICT का भी समझ सकते हैं इसको। और 2022 में ये लॉन्च हुआ है, अब जाकर 2024 में इसको पूछा गया है। यानी कि 2 साल के अंदर अंदर का करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है, आप ये भी याद रखिएगा। तो अभी भी चैट जीपीटी के बारे में कोई भी लेटेस्ट नॉलेज हो तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं, वरना मेरी करंट अफेयर की ना मैं शॉर्ट्स में मेरी क्लासेस आती हैं, आप एक बार उनको भी देख सकते हैं। उसमें भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो चलिए अब इसका हम समझ लेते हैं आंसर कि चैट जीपीटी का क्या हो। चैट जीपीटी का मतलब क्या है, चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए जो चैट जीपीटी की फुल फॉर्म होती है वो होती है चैट जनरलाइज्ड प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। बहुत बिल्कुल ऐसे लग रहा है सारे बिल्कुल सेम सेम हो, लेकिन आप ये याद रखिएगा यहाँ पे लास्ट में आता है ट्रांसफॉर्मेशन। चैट जनरलाइज्ड प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये नंबर डी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज सर्वे रिसर्च ऑन ए सिंगल केस विद ए व्यू रिवीलिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट इट्स नेचर कॉरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ एक रिसर्च डिज़ाइन की बात की गई है कि अगर एक सिंगल केस पर रिसर्च किया जाए, एक कोई सिंगल केस है उस पर रिसर्च किया जाए और इसके सारे ही इंपॉर्टेंट फीचर्स को बता दिया जाए, इसके नेचर को बता दिया जाए, तो यानी कि सारी जानकारी जब किसी भी केस के बारे में की जा रही है, कोई सर्वे किया जा रहा है, तो वो कौन सी रिसर्च डिज़ाइन कहलाती है। क्रॉस सेक्शनल कहेंगे, केस स्टडी कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे या फिर कंपैरेटिव कहेंगे। तो ये जो रिसर्च होती है इसको केस स्टडी कहा जाता है। देखिए केस के बारे में पूरी जानकारी है, इसके सारे फीचर्स, इसके सारे नेचर को रिवील किया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा नंबर बी, केस स्टडी। इसके बाद है क्वेश्चन 33, दैट इज व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी क्लेम्ड ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट करेक्टली। कि इनमें से कौन यहाँ पे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है। यानी कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को कौन यहाँ पे अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करती है, कौन सी लाइन की ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है इसमें ये निकाला जाता है, ये देखिए, इट इज़ अनलाइकली फॉर द प्रेमिसेस टू बी ट्रू एंड द कंक्लूजन फॉल्स। यहाँ बताया जाता है कि जो प्रेमिसेस है वो ट्रू है और जो निष्कर्ष निकला हुआ है, जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के बारे में। यानी कि इसमें ना डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, घटता हुआ, सीधे कंक्लूजन नहीं बताया जाता बल्कि प्रेमिसेस को ही यहाँ पर आपको प्रेमिसेस के बारे में ही बताया जाता है, कंक्लूजन को फॉल्स कर दिया जाता है। तो रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिसर्च का है। जो भी रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं या फिर रिसर्च को पढ़, रिसर्च एप्टीट्यूड को, तो वो इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं। हाँ इसमें ये तो है ही आपका, एक सेकेंड, ये आपका ये सी नहीं है बल्कि आपके आंसर की में सी ये दिया गया है। इसने हमसे 3-4 पूछे गए हैं लगातार। तो इसका जो आंसर है वो ये है, इफ़ द प्रेमिसेस टू बी ट्रू एंड द कंक्लूजन फॉल्स। तो यहाँ पे भी बिल्कुल प्रेमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स है। ये थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, यहाँ पे अनलाइकली आया था जिसको मैंने रीड नहीं किया। ये गलती आप एग्जाम में मत करना प्लीज़, क्योंकि इन्हीं गलती की वजह से हमारे एग्जाम क्या होता है कि क्वेश्चन के आंसर हमें पता है और फिर हम ये गलत कर देते हैं। और फिर द कंक्लूजन फॉलोज नेसेसरली फ्रॉम द प्रेमिसेस। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस को फॉलो करते हैं, ये भी सही है।
है, और इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द प्रेमिसेस टू बी ट्रू एंड द कंक्लूजन फॉल्स। अगर कंक्लूजन फॉल्स बताया जा रहा है, प्रोमिसेस को ट्रू बताया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, डी और ई, यानी कि नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज राइट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस। यहाँ पर आपको प्रॉपर सीक्वेंस में ग्रुप बताना है कम्युनिकेशन के कि कौन कौन से यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। तो क्या कोई ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल या इंटरपर्सनल, बताइए कौन कौन से सही है इसके आंसर। तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस में ये बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सीक्वेंस में आएगा वो आएगा सबसे पहले इंट्रापर्सनल, यानी कि जब खुद से ही कम्युनिकेशन किया जाता है अपने आप से, ये यहाँ पहले नंबर पे आएगा। तो डी आएगा फर्स्ट नंबर पे, आंसर यहाँ में हमें मिल चुका है। हम और समझ लेते हैं। इसके बाद आएगा यहाँ पे ई, इंटरपर्सनल, यानी कि दूसरों के साथ बातचीत करना। फिर आएगा यहाँ पे ए, ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी कि दूसरे हैं, ज़्यादा से लोग हैं, उनके साथ बातचीत करना। ये एक तरीके से ना कम्युनिकेशन की आपको वाइडनेस बताई गई है कि कम्युनिकेशन खुद के साथ ही कर रहे हैं, जब खुद के साथ ही हो रही है। फिर कम्युनिकेशन किसी दूसरे इंसान के साथ कर रहे हैं। फिर कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत सारे इंसान के साथ कर रहे हैं, ठीक है, ये बताई गई है। और फिर कम्युनिकेशन यहाँ पे किसके साथ कर रहे हैं, पब्लिक के साथ कर रहे हैं, पब्लिक एक जगह की पब्लिक। और मास कम्युनिकेशन यानी कि बहुत लोगों के सामने, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कोई बिल्कुल वो ही नहीं है ना बॉर्डर इनका, तो कहीं पर भी कोई भी सुन सकता है। तो ये तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नंबर ए, डी, ई, ए, बी, सी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन पैटर्न ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। इनमें से डिडक्टिव रीजनिंग का कौन सा एक कॉमन पैटर्न नहीं है, ये याद रखिएगा। नहीं, अभी पिछले बार गलती हो चुकी है, नहीं, अनलाइकली नहीं पढ़ने की वजह से। तो डिडक्टिव रीजनिंग का पैटर्न हमें नहीं बताना। तो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म है, या कैटेगरिकल सिलोजिज्म है, या फिर आपका आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डेफिनेशन है, या प्रेडिक्टिव आर्ग्यूमेंट है। तो कौन सा नहीं है, ये आपका प्रेडिक्टिव। यहाँ प्रेडिक्ट नहीं लगाए जाते, यहाँ हाइपोथेटिकल होता है, कैटेगरी होती है, आर्ग्यूमेंट होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में, ठीक है, प्रेडिक्टिव नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा नंबर डी, और रिसर्च एंड एप्टीट्यूड से ही ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन 37, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग ओपन यूनिवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कि आपको ये जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी आपको एस्टेब्लिशमेंट के ईयर बताने हैं, पुरानी से लेके नई। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये हायर एजुकेशन का यहाँ पे क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनके लिए आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। कभी कभी तो इनकी वो मैच करने के लिए भी आ जाते हैं कि ईयर कौन सा एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ठीक है। तो एक दो के भी आपको पता होंगे ना, तो भी आप उसके नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो चलिए समझते हैं इसको, क्या है इसका आंसर। देखिए सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है सबसे पुरानी की अगर हम बात करें यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ओल्डर से न्यू, तो ये है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। या ओपन यूनिवर्सिटी की बात होती है जहाँ से आप डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करते हैं। तो पहले नंबर पे आएगी नंबर डी, कोटा, ठीक है। आंसर हो जाता है नंबर डी सबसे पहले। तो दो है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, अब हम समझ लेते हैं। उसके बाद दूसरी आएगी यशवंत राव चावला है, आई थिंक यशवंत राव चावल महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, तो दूसरी हो जाएगी ये वाली यूनिवर्सिटी। डी के बाद क्या आएगा, ए। अब आएगी कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। कौन सी है, कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटी जो आंध्र प्रदेश में है। तो अब आ जाएंगे ये तीन यूनिवर्सिटी, आंसर क्या हो गया, डी, ए, बी। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी आएगी वो है मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, मध्य प्रदेश में भोज ओपन यूनिवर्सिटी। ये हो गए 4। अब लास्ट में कौन सी बची, यूपी की जो यूनिवर्सिटी है वो सबसे लेटेस्ट है, तो 5वीं ये है। आंसर क्या निकल के आया, डी, ए, बी, ई, सी, ठीक है, डी, ए, बी, ई, सी। तो देखिए कितनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। ऐसे तो आप कितना भी पढ़ते जाओ, अथाह है ज्ञान, नॉलेज अथाह है, वो बिल्कुल पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आप आंसर्स बहुत ही आराम से दे पाएंगे। इसके बाद फिर एक मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए जो क्वेश्चन है ये है गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव होते हैं, इसमें भी वही है, मैचिंग आपको दी गई है। इस तरीके से आपको यहाँ आंसर देना है, इस तरीके से ग्रुप में। तो चलिए समझते हैं पहले स्वयं क्या होती है, डिजी लॉकर क्या है, इम्प्रिंट 2 क्या है, और ज्ञान क्या है, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी की, जैसे डिजी लॉकर तो बहुत इजी है, आपको पता होगा कि यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए जहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स दिखे, वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स इन ए डिजिटल वे, तो ये हो जाएगा सी का 4th। तो आंसर यहाँ सी का 4th पहले निकाल लेते हैं, कहाँ मिलेगा।
तो अभी तो बी में भी मिल रहा है और अभी यहाँ पे डी में भी मिल रहा है। तो फिर से निकालते हैं। देखिए स्वयं क्या है, स्वयं आपने पढ़ा हो टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो ये एक स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स बहुत ही आराम से। तो ये हो जाता है अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, नेमली एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो कोई भी यहाँ प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर सकता है इसकी तो ये इसका आंसर क्या हो जाता है, एक सेकेंड, तो ये इसका आंसर हो जाता है यहाँ पे ये वाला। डी का कौन सा हो गया, सेकंड। तो चलिए हम सर्च करते हैं डी का सेकंड। तो डी का सेकंड कहाँ पे, देखो यहाँ पर है। तो आंसर तो हमें मिल गया डी, 2 से ही हमें पता लग गया, पर हम बाकी भी मैच कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्प्रिंट 2 क्या होता है। इम्प्रिंट 2, तो जो इम्प्रिंट 2 है वो है ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च नॉलेज इनटू बायबल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। तो ये हो गया बी का 1। और इसके बाद यहाँ पे सी का हम निकाल चुके हैं, बचता है 1 यानी कि ज्ञान। तो ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान है टैप द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनली। जो भी इंटरनेशनली साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी खोज करना या उनके बारे में जानकारी जुटाना या उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, तो ये है ज्ञान। तो आंसर जो निकल जाता है वो आंसर निकल जाता है यहाँ पे नंबर डी, ठीक है, ये वाला। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 जो भी मैच है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ पे भी यहाँ आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे ये उपनयन, परामर्श और व्याप्ति और ये पक्ष धर्माता ये आपको दिया गया है और आपको इससे अफेक्टेड ऑर्गन बताने कि कौन से ऑर्गन इससे अफेक्टेड है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके इंडियन लॉजिक सिस्टम का है, तो यानी कि इंडियन लॉजिक सिस्टम से भी ज़्यादा नहीं पर 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। देखिए तो उपनयन जो है, उपनयन किसको कहा जाता है बताइए, उपनयन क्या किससे मैच करेंगे उपनयन को। तो ये जो उपनयन होगा ये होता है द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल कनकॉमिटेंस टू द प्रेजेंट केस, कि हमारी जो यूनिवर्स है, हमारी जो यूनिवर्सल के साथ हमारा एक तरीके से मिलान जो होता है, जो प्रेजेंट केस होता है उसके लिए ये हमें उपनयन संस्कार किया जाता है। तो ए का हो जाता है 3। इसके बाद बात करेंगे परामर्श की, ठीक है, क्या है ये परामर्श तो सलाह लेना होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा द नॉलेज ऑफ पक्ष धर्माता एज क्वालिफाइड बाई व्याप्ति। पक्ष धर्माता की कोई नॉलेज है जो क्वालिफाई है व्याप्ति के द्वारा। ये बहुत डीप में अगर आपको पढ़ना है तो आई थिंक एक मोहित शर्मा क्लासेस है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी नॉलेज के साथ वो पढ़ाते हैं। कौन सी, मोहित शर्मा क्लासेस। उन्होंने इंडियन लॉजिक सिस्टम को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। और भी अगर आप किसी को चाहें तो कोई और आपकी नज़र में तो वहाँ से भी एक बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे व्याप्ति की। तो जो व्याप्ति है उसका है मतलब द इनवेरिएबल एसोसिएशन ऑफ द मिडल टर्म विद द मेजर टर्म, कि जो मेजर टर्म है और मिडल टर्म है उनके बीच की कोई टर्म है उसको कहते हैं व्याप्ति। अब बचा ये पक्षधर्माता। तो जो पक्षधर्माता है वो होता है द इनवेरिएबल रिलेशन और एसोसिएशन ऑफ द मिडल टर्म इन द माइनर टर्म। ये इनवेरिएबल एसोसिएशन है किसके साथ में, मिडल टर्म का माइनर टर्म के साथ, और ये है मिडल टर्म का मेजर टर्म के साथ। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो एक क्वेश्चन हम लास्ट करेंगे अभी यहाँ पे। बाकी अभी हमने यहाँ पे रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन नहीं किए हैं क्योंकि उनके लिए एक अलग क्लास होगी। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रोसेस, प्रिंटिंग प्रोसेस को किसने इन्वेंट किया, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है आपका। तो जो प्रिंटेड प्रोसेस को प्रोसेस कहा गया, पता नहीं प्रेस कहा गया यहाँ पे, ये जोहेंस गुटेनबर्ग है। कौन है, जोहेंस गुटेनबर्ग। ये प्रिंटिंग प्रेस ही है। तो प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया, जोहेंस गुटेनबर्ग ने। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो प्लीज़ देखना मत भूलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मैं बाकी बचे हुए देखिए 42 से लेके 50 तक आप कहोगे सिर्फ 8 क्वेश्चन, हाँ जी, लेकिन मैं आपको यहाँ क्या कराऊंगी, मैं आपको यहाँ कराने वाली हूँ एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, और उसको बहुत आसान तरीके से कैसे आप करोगे वो मैं आपको बताऊंगी। कल की क्लास में आपको वो मिल जाएगी। और आसान तरीके के साथ साथ किस तरीके से आप उन्हें बहुत समय बचाए हुए कैसे निकाल पाओगे और आपके सारे आंसर सही जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगी। इसलिए मुझे टाइम चाहिए, तो मैं भी इस क्लास में नहीं करा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो कर लीजिएगा। आपको रियली आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।